दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो पूर्ण रूप से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन न करें। आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिस शेयर पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, उसका नाम है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। आलोक इंडस्ट्रीज का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे अभी तकरीबन 10 मिनट में, और बहुत मैं डीप एनालिसिस इस पे नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सारे वीडियो देख चुके होंगे, इसका रिजल्ट का एनालिसिस कर चुके होंगे, क्योंकि अब परसों रात में ही आया था। लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके कारण कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर भी चूँकि समय समय पे मैं इस पे वीडियो बनाता रहा हूँ और आपको अपना व्यू भी देता रहा हूँ, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस पर जो मैं अपना व्यू दिया था इसके रिजल्ट के बारे में, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। और अभी मैं आपको कुछ मिनटों में इस पर अपना विचार एनालिसिस भी करूँगा और इस पर अपना विचार भी व्यक्त करूँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, परसों रिजल्ट रात में आया है, उसके बाद कल आलोक इंडस्ट्री लगभग 13-14% डाउन हुआ था और आज लगभग फ्लैटिश शुरुआत हुई है इसकी, जिससे रिजल्ट का इस पे प्रभाव क्या पड़ा वो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, सीधे सीधे मैं चलता हूँ इसके रिजल्ट पे, और इसका मैं बहुत ही जल्दी में और बहुत ही सही एनालिसिस आपको करके बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने अभी दिख रहा होगा रिजल्ट, तो देखिए इसमें रेवेन्यू 1446 करोड़ के आसपास ऑपरेशन से आया है। अदर इनकम 8 करोड़ मिला दिया जाए तो 1455 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया है। पिछले क्वार्टर में 1171 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। उससे पहले देखिए मार्च क्वार्टर में मार्च 2020 में 723 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैं आपको इस पे विशेष बात बताऊंगा। अभी आप देखिए, अभी पॉजिटिव बात यह है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और इसकी उम्मीद मुझे थी कि रेवेन्यू ग्रो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप एक्सपेंसेस देखिए तो एक्सपेंसेस इसका 1573 करोड़ आया है और उस हिसाब से 118 करोड़ का लॉस आया है, जिसमें आप खास तौर पे देखेंगे तो ये एक इम्पेयरमेंट लॉस जो है 138 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में जीरो था, और उससे पहले क्वार्टर में भी 187 करोड़ का लॉस इसने दिखाया था। वो 138 करोड़ इसने दिखाया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें जो लॉस बना है। कारण क्या है कि इम्पेयरमेंट लॉस वो होता है जो कंपनी को लगता है कि ये पैसा मुझे वापस नहीं आएगा। जो भी बिजनेस किया होगा, कहीं पे इसका पैसा फंसा हुआ होगा, किसी को मटेरियल दिया होगा, तो वहां से लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा। जिस तरीके से बैंक प्रोविजनिंग करते हैं उसी तरीके से इसने भी प्रोविजनिंग किया 138.9 करोड़ का। तो इसके कारण तो ये अच्छी बात भी होती है, लेकिन अगर ये बार बार ऐसा होता है, जैसे मार्च क्वार्टर में 187 करोड़ के आसपास था, अभी 138-39 करोड़ के आसपास था, तो ये एक इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट का दिखाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जहां से आपके पैसे डूब भी रहे हैं। 139 करोड़ कम नहीं होता है। अगर 139 करोड़ प्रॉफिट होता तो आप समझिए कि कितना बढ़िया होता है, प्रॉफिट में ऐड हो जाता। तो 118 करोड़ का यहाँ पे आपको लॉस भी दिख रहा है। लेकिन टैक्स का जो रीइंबर्समेंट है उस 41 करोड़ के आसपास, उसको अगर कंसीडर करें तो ये नेट लॉस आपका 76 करोड़ के आसपास हुआ है। और 76 करोड़ के आसपास में जब आप देखेंगे टोटल लॉस यहाँ 75.64 करोड़ के आसपास हुआ, जो माइनस में 15 पैसा का ईपीएस जनरेट किया है। तो ये इसका रिजल्ट है, और मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया था कि मेरे हिसाब से ये रिजल्ट भी अच्छा नहीं आना चाहिए। तो ये एक खास बात था। जब आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो इस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ देखिए लॉस फ्रॉम ऑपरेशन मात्र 5 करोड़ के आसपास है। तो 5 करोड़ के आसपास मतलब ऑपरेशनल लॉस इसको 5 करोड़ के आसपास ही हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि
नेट प्रॉफिट कंपनी कैसे प्रॉफिट करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी आपके लिए वैल्यू जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अभी तक आलोक इंडस्ट्रीज इसमें ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दी है। उसके हिसाब से यहाँ पे एक आइटम इसने ऐड किया है 650 करोड़ का। देखिए एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम मतलब इसका जो इसके नोट में लिखा है कि इसका जो इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, इसका जो वैल्यूएशन है वो उसमें 650 करोड़ रुपया और उसका रियल वैल्यूएशन कम है। तो उसको इसने कंसीडर करने के बाद लॉस जो है 500 करोड़ के आसपास हो गया और लगभग ₹1 का माइनस में ईपीएस जनरेट हुआ। तो ये दोनों चीज ठीक नहीं है। अब ये सब चीजें तो सब में रहता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लायबिलिटीज, ये सब अच्छी बात है, ये सब को आप लोग देख चुके होंगे। अब मैं सीधे आपको इसमें नोट में एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए आप पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ये हर रिजल्ट में आपको पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट में हर रिजल्ट में मिलेगा कि ये कह रही है कंपनी कि पिछले कुछ सालों से कंपनी जो है 25 से 30% की क्षमता पे चल रही है और इसको एक फेज्ड मैनर में इसको बढ़ाने, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने का काम कंपनी कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि 25-30% अपर साइड में 30% ले सकते हैं, लोअर साइड में आप 25% ले सकते हैं। तो 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था तो भी 700 करोड़ का रेवेन्यू था। 25% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था तो 1100 करोड़ का रेवेन्यू था। और 25% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो आपका ये 1400 कुछ करोड़ का रेवेन्यू है। इज इट पॉसिबल? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। ये संभव नहीं है, ना ही तो प्रैक्टिकली संभव है ना तो थ्योरेटिकली संभव है। आज के डेट में इस क्वार्टर में प्लांट की इफिशियंसी का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी रही वो प्लांट कहीं भी बताने के लिए मैनेजमेंट बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दिमाग में खोट है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं पुनः एक बार क्लियर कर दूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मेरा विचार है, मेरा अनुभव आपको मैं बता रहा हूं। इसके आधार पर कोई डिसीजन ना करिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें मैनेजमेंट की जो सोच है, जो मैनेजमेंट का व्यू है, उस पर हम प्रश्न लगाते हैं, सीधी प्रश्न लगाते हैं कि पिछले फ्यू ईयर जिस समय कंपनी का 0 रेवेन्यू था उस समय भी कह रहा है कि 25%, जिस समय 700 करोड़ था उस समय भी 25%, जिस समय 1100 करोड़ था उस समय भी 25%, जिस समय 1400 करोड़ रेवेन्यू है तब भी 25%। ये सही नहीं है। और दूसरा एक कैलकुलेशन आपको बताऊं, बिल्कुल एकदम मैंगो पीपुल की भाषा में, आम आदमी की भाषा में, कि अगर 1400 करोड़ को आप 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मानिए तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब करेगा तो कितना करोड़ होगा? 14 28 34 42 4200 करोड़। 4200 करोड़ के हिसाब से, अभी के हिसाब से लीजिएगा तो मैक्सिमम कंपनी 16 से 18,000 करोड़ ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी अपने कैपेसिटी से। इसमें भी हमें संदेह है, क्योंकि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वार्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी थी, कितने परसेंट थी, तभी आप एक्चुअल आज के डेट में जो प्लांट की एक्चुअल कैपेसिटी है उसको आप आकलित कर पाएंगे। किसी जमाने में आलोक इंडस्ट्री एक साल में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी, उसके हिसाब से लोग आज का रेवेन्यू जनरेशन का आकलन करते हैं, जो बिल्कुल मैं उससे सहमत नहीं हूं और ना ही तो मैं उसको सही मानता हूं। कारण क्या है कि उस समय फॉरेन में कंपनी के बहुत सारे रिटेल स्टोर हुआ करते थे और बहुत सारे ब्रांड के साथ इसका कोलैबोरेशन भी था। तो इसका मैं वीडियो शुरुआती दौर में जब आलोक इंडस्ट्री पे मैं वीडियो बना रहा था, जिस समय इसका रिजोल्यूशन प्लान आया था, उस समय मैंने वीडियो बना के इसकी चर्चा करी थी। तो वो सारे रेवेन्यू में उसका ऐड था। आज के डेट में इसका फॉरेन में कोई भी रिटेल स्टोर एग्जिस्टिंग में नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए और इस पे नजर बनाए रखिए। मैं नहीं कहता बेच दीजिए, मैं नहीं कहता खरीद लीजिए, लेकिन इस पे नजर बना के रखिए कि प्लांट का मैनेजमेंट, आलोक इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसका मंशा पे संदेह उत्पन्न होता है। एक अच्छी बात आपको मैं अभी बताऊंगा। यहाँ जो 27 तारीख को कंपनी ने
एक इंफॉर्मेशन दी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इसके हिसाब से देखिए कि कंपनी कह रही है कि 262 करोड़ अभी तक कैश इसके पास है। जो कौन सा कैश, जो 500 करोड़ के आसपास जो इक्विटी के रूप में फंड इन्फ्यूजन किया था प्रमोटर ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल ने, तो सॉरी जेएम ने, तो वो उसमें से 237 करोड़ अभी तक के खर्च की है और 262 करोड़ इसके पास कैश बचा हुआ है। ये अच्छी बात है कि इतना कैश कंपनी के पास है, जो किसी भी बुरे स्थिति में कंपनी को बेल आउट करने में या कंपनी की फाइनेंशियल्स जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में वो मददगार साबित होगी। उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं इसके पॉजिटिव। इस तरीके से रिजल्ट तो आपने देख लिया। अब आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो, मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो कंपनी अभी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे चलिए और यहां देखिए कंपनी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है। तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठने के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू अभी भी बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी भी संतोषजनक नहीं है। जब तक कंपनी का ईयरली रेवेन्यू 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ तक नहीं चला जाता है, इसको आप, ये जो वैल्यूएशन है 20 रुपया के आसपास का, 22 रुपया के आसपास का, इसको ये जस्टिफाई नहीं करता है। अर्थात जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आज का वैल्यूएशन जो 20 रुपया के आसपास है, ये इस प्राइस पे एक्सपेंसिव नजर आता है। अब मैं आपको ले चलता हूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, जो लोग अपने आप को फंसे हुए महसूस करते हैं या जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, उनके लिए आप देखिए कि कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो पिछले 3 महीने में होल्डिंग है वो 0.11% से 0.89% हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इस प्राइस पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें निवेश कर रहे हैं, 20 रुपया के आसपास में निवेश कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर होते हैं। मोटा मोटी वो ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट उनका रहता है मल्टी बैगर स्टॉक में, या जो कंसिस्टेंटली 20%, 30%, 15% का प्रॉफिट जनरेट करता है, ग्रोथ जनरेट करता है, वैसे शेयर में ही वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर जो पैसा इन्होंने लगाया है, ये एक पॉजिटिव साइन है और ये आपको कम से कम पैनिक नहीं क्रिएट करने की ओर इशारा करता है, या ऐसा नहीं है कि आप इसमें से बेच के भाग जाएं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। लेकिन इस प्राइस पे, जो अभी का प्राइस है, इस पे कंपनी का जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगा है और हमें अभी लगता है कि चूंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, पहले भी हमने बताया था, तो अभी लगता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है, अगला क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा और कंपनी जो है लॉसेज में रह सकती है। दूसरा एक बहुत ही चर्चा जोरों पे है फिर डीलिस्टिंग की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अभी कंपनी का मात्र 1.5 साल के आसपास, साल से 1.5 साल के आसपास का इसका जो ये हुआ है रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है और एज पर एनसीएलटी ऑर्डर 5 साल तक कंपनी डिलिस्ट नहीं हो सकती है। तो 3.5 साल पहले डिलिस्टिंग प्रोसेस पे बात करना सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। इसके बारे में अभी बात नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक बात है कि जेएम को इसने प्रमोटर ग्रुप से निकाल दिया है, रिलायंस ने उसको पब्लिक ग्रुप में डाल दिया है, यह भी मैनेजमेंट के जो सोच है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जब रिजोल्यूशन प्लान में दोनों ने मिलकर वेल आउट किया था और दोनों प्रमोटर ग्रुप में थे, तो उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको निकालना और बाहर करना, यह कंपनी का इथिकल जो व्यू है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कंपनी मैनिपुलेटिंग है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनिपुलेटिंग है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो ऐसे कंपनी में निवेश अच्छे निवेशक नहीं करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये पॉजिटिव के बजाय निगेटिव है। अब आप देखिए कि
मान लीजिए कि कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्री डिलिस्टिंग के व्यू से इसमें अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाना चाहती है 25% के आसपास, 15% के आसपास। तो वैसे केस में 3.5 साल अभी वक्त है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वार्टर में या एक ही दिन में कंपनी मार्केट के सारे शेयर खरीद लेगी, यह बिल्कुल संभव नहीं है। ये धीरे धीरे ही खरीद पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट भी ज्यादा महंगा शेयर नहीं खरीदना चाहेगा। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि आप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर नजर बना के रखें। अगर आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें खरीदारी कर रही है, अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो निश्चित रूप से आप इसको काफी संख्या में शेयर खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी इस पे बहस करना या इसके बारे में चर्चा करना जल्दबाजी होगी और इसका अभी के प्राइस से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे अंडर वैल्यू शेयर पड़े हुए हैं, इससे बढ़िया शेयर पड़े हुए हैं, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो जो है वेरी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक ही कंपनी में, शेयर मार्केट का थंब रूल है कि एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में आपका पूरा निवेश नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग कंपनियों में निवेश करें, जो अंडर वैल्यू है उस वैसे शेयर को चूज करें और उसमें निवेश करें जो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों, मैं लेट से अपना व्यू देने के लिए माफी चाहता हूं। मैं जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। अभी कोरोना से मैं जस्ट उभरने की कोशिश कर रहा हूं। 14 दिन ही हुए हैं, काफी वीकनेस अभी भी है और काफी परेशानी है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समय समय पे अपना व्यू दूं। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग शेयर पे वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, उनको भी जैसे ही समय मिलता है मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ऐसा इंफॉर्मेशन दूंगा। कोशिश करूंगा कि पूरा ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या लाभकारी लगी हो या लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना भावना से अवगत जरूर कराइए कि आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट आलोक इंडस्ट्री का जो है वो सही है या गलत है। दूसरी बात कि जो लोग नए दर्शक देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक और बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको मिलते रहें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो लोग अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोले होंगे, वो एलाइस ब्लू के लिंक से अपना अकाउंट खोल लें और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों के साथ विदा लेता हूं, आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।